हेलो गाइस। हाँ, हमारा डिस्कशन चल रहा था ये SPOM सेट सी पेपर 9 फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट का मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहे थे। चैप्टर 1 और 2 हो गया था, चैप्टर 3 कर लेते हैं। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे SPOM में आया था वहाँ पे मॉड्यूल में जो हाईलाइटेड किया हुआ है उसमें एग्ज़ाम लिखा हुआ रहेगा और कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जैसे कि ये सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो सेकेंडरी मार्केट्स आर कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड द ओवर द काउंटर मार्केट। एक एक लाइन वन लाइनर जो जितना हाईलाइटेड किया हुआ है, इससे क्या होगा कि हल्का हल्का सा भी कॉन्सेप्ट में बिल्डअप होगा कि अगर ऐसा आ गया 1 मार्क में तो हम लोग कर सकेंगे वहाँ। इसलिए जो हाईलाइटेड पार्ट है उतना कर लो और जिसमें जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो वाला को कर लेना। जैसे कि ये प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट का कुछ डिफरेंस है, तो प्राइमरी कंपनी जो डायरेक्टली डील करता है वो प्राइमरी मार्केट में है। ठीक है। और इधर कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में दे हैव अ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ फंड्स विथ बॉन्ड्स हैविंग लॉन्ग मेच्योरिटी एंड शेयर्स हैविंग इंडेफिनिट मेच्योरिटी। तो ये एक लाइन का मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए। और कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या पता ही है, शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिटरी रिसीट ए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, डेरिवेटिव्स, ये सब हमारा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो हो सकता है कि 1 मार्क में ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ये 4 ऑप्शन के जगह पे 3 ऑप्शन ये करेक्ट देगा और एक ऑप्शन गलत देगा, तो वो इनकरेक्ट वाला पूछ सकता है। या फिर 3 अलग ऑप्शन देगा, एक करेक्ट देगा तो करेक्ट वाला पूछ सकता है। ऐसे करेक्ट और इनकरेक्ट वाला ज़्यादा क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है। इधर वैसा ऐसा हाँ, ये एग्ज़ाम में यही फार्मूला ही लिखा हुआ था। 4 फार्मूला लिखा हुआ था अलग अलग। YTM का फार्मूला तो एनुअल इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय होल्डिंग ऑफ पीरियड, होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस परचेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2। इसमें फार्मूला में वहाँ पे क्या उन लोग करके देगा, यहाँ पे कहीं माइनस लगा देगा, कहीं पे ये परचेज प्राइस पहले लिखेगा, रिडेम्पशन वैल्यू बाद में लिखेगा, और यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग के जगह पे 2 लिख देगा, एवरेजिंग यहाँ कर देगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग N यहाँ लिखेगा। तो ये एज इट इज़ फार्मूला आता है। YTM वाले में एक फार्मूला भी रहता है और एक क्वेश्चन भी रहता है YTM का प्रैक्टिकल। तो YTM से 2 नंबर, एक एक नंबर का आ जाएगा। तो ये फार्मूला रट लो, या ये फार्मूला मेरे अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट को आता होगा अभी तक में। तो ये फार्मूला क्वेश्चन आएगा वहाँ डेफिनेटली। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे है 8%, 1000 बॉन्ड हैज़ 15 ईयर्स टू मेच्योरिटी, ये N है। और ये 1000 उसका फेस वैल्यू। अब देखो परचेज प्राइस क्या, परचेज प्राइस 800 है, तो ये रिडेम्पशन वैल्यू होगा अगर कुछ ये लोग नहीं बोल रहा है तो। और द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट व्हीकल इज़ अबाउट 8%, तो ये 8% उसका इंटरेस्ट रेट है। और हम लोग का आदत रहता है कि हम लोग फेस वैल्यू किसी भी बॉन्ड्स का 100 मान के चलते, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है अलग अमाउंट का तो उसको लेके कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में YTM कैलकुलेट करना रहेगा। तो देखो 1000 पे 8% निकालना था तो 80 रुपीज़ आएगा। ठीक है। अगर 100 पे निकालते तो 8 आता। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं करना। यहाँ पे अगर वैल्यू दिया है फेस वैल्यू अलग, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 8% से, तो 80। और ये रिडेम्पशन वैल्यू और ये परचेज प्राइस ये लोग बोल रहा है, और नंबर ऑफ ईयर 15 ईयर्स है। देखो YTM से 80 हो गया ये एनुअल इंटरेस्ट, प्लस ये लोग 200 डायरेक्ट लिख दिया, मतलब रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस फार्मूला है ना, तो रिडेम्पशन वैल्यू 1000 माइनस 800, तो 200 आगे डिवाइडेड बाय N करना था, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 15। ये ऊपर वाला फार्मूला, नीचे में देखो 1000 प्लस 18, मतलब रिडेम्पशन वैल्यू परचेज प्राइस ऐड करेंगे होल डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेजिंग करेंगे तो ये 10% 4 आएगा। मतलब कि यही क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, अलग वैल्यू का था, पर ये वाला फार्मूला लगा के ये एक प्रैक्टिकल आएगा। तो एक एक 2 मार्क्स हो गया इसमें, इस चैप्टर में अभी तक। फिर ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का था क्वेश्चन। तो एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ नेगोशिएबल रिसिप्ट विच रिप्रेजेंट 1 और मोर डिपॉजिटरीज। ठीक है, एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी रिप्रेजेंट करता है। ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्वेश्चन था। तो 1-2 लाइन मीनिंग और किसी को पढ़ना तो थोड़ा इधर पढ़ लेना। और
हाँ, ये कॉल ऑप्शन, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो कॉल और पुट ऑप्शन अच्छे से कर लेना है। कॉल ऑप्शन में हम लोग को करना है बाइंग द अंडरलाइंग एसेट, और पुट ऑप्शन में सेल करना है। कॉल इज द राइट but not the obligation to purchase the underlying asset at the specified price by paying a premium. The seller of a call option is obliged to sell the underlying asset at the specified risk strike price. ये कॉल ऑप्शन का हो गया। पुट इज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द स्पेसिफाइड प्राइस बाय पेइंग अ प्रीमियम, हाउएवर द सेलर इज ऑब्लाइज्ड टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये मीनिंग भी पढ़ लेना है। और इसका ना पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, जो हम एक पहले वीडियो बनाए उसमें हम दिखाए हैं क्वेश्चन कैसा रहता है। तो एक बार उसको करके जाना। क्वेश्चन रहता है मतलब कि 4 नंबर करेगा, 2 नंबर का 2 केस स्टडी में साथ में रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, एक ये कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक कम राइट बेसिस इशू को कंपोजिट इशू बोलते हैं। व्हेन द इशू ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशूअर ऑन पब्लिक कम राइट बेसिस, तो ये कंपोजिट इशू है। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हम लोग का हाँ, ये लाइन एक बार बस जानना है। टाइप ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू। पब्लिक इशू के टाइम प्रोस्पेक्टस होता है डॉक्यूमेंट, और राइट इशू के टाइम लेटर ऑफ ऑफर। और हम लोग का है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। net tangible asset of at least 3 crore in each of the preceding full years, of which not more than 50% are held in monetary asset। ये एज इट इज़ ये लाइन क्वेश्चन वहाँ था कि नेट टैंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रिसीडिंग 3 फुल ईयर, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट। यही लाइन ही लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम में था, तो ये याद कर लेना। नेट टैंजिबल एसेट 3 करोड़ प्रिसीडिंग 3 फुल ईयर में होना चाहिए, नॉट मोर देन 50% आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट। ये एज इट इज़ था। फिर ये मिनिमम ऑफ 15 करोड़ एंड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। मिनिमम एवरेज प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए, नेटवर्थ 1 करोड़। ये लिमिट याद होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, ये इससे भी एक क्वेश्चन था, इससे भी। अब हम लोग का है हाँ, ये मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशंस आर लॉक इन 20%। प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 20%, ये क्वेश्चन में था। फिर ये टाइम पीरियड का भी था, मतलब कि 18 मंथ्स इसका 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फर्दर पब्लिक ऑफर। मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का टाइम पीरियड जो है वो लॉक हो जाता है 18 महीने के लिए। लेकिन वो 18 महीना से भी आगे जाएगा अगर वो खर्चा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूटिलाइज करते, प्रोवाइडेड दैट इन केस मोस्ट ऑफ द इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग द पोर्सन ऑफ ऑफर फॉर सेल इज प्रोपोज टू बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन लॉकिंग पीरियड शैल बी 3 ईयर्स। ज़्यादा देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा एक्सपेंडिचर है तो उसका टाइम पीरियड 3 ईयर हो जाएगा। ये 18 मंथ और 3 ईयर याद होना चाहिए। नॉर्मल टाइमिंग है 18 मंथ का, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है तो 3 ईयर्स का ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन था। और वैसा कुछ तो लग नहीं रहा है, देख लेते हैं। हाँ, ये बुक बिल्डिंग सिस्टम कितना टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है 3 days to 7 वर्किंग डेज, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना उसका जा सकता है ये देखो। बिड, इन अदर वर्ड, इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू, बिड इज ओपन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, विच में एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 वर्किंग डेज। ये 10 वर्किंग डेज का क्वेश्चन में रहेगा, ये याद रखना। 10 एकदम मैक्सिमम एक्सटेंड करके भी कितना टाइम के लिए बढ़ेगा, तो 10 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और वैसे नॉर्मल पीरियड होता है उसका 3 से 7 दिन, ये याद रखना है। ठीक है, हो गया 5-6 क्वेश्चन इसमें से। और चैप्टर नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कर लेने का है। और हाँ, एक ये देखो, ये जो है ना एंकर इन्वेस्टर का ही होगा ये। मैक्सिमम ग्रीन शू ऑप्शन कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये इसका एग्जाम में था। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा अलॉटमेंट करते हैं, ओवर अलॉटमेंट होता है। इट इज़ एन ओवर अलॉटमेंट मैकेनिज्म। ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू allocate shares more than the shares which have already been issued to the public. It is a price stability mechanisms to provide
टू प्रोवाइड पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबिलिटी टू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये मीनिंग हो गया। पर मैक्सिमम ग्रीन सू ऑप्शन 15% होता है, ये परसेंटेज हम लोग को पता नहीं होता और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाता है। देखो यहाँ पे है कि 15 लाख का शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड इशू 15 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द ग्रीन सू ऑप्शन वॉज एक्सरसाइज बाय द कंपनी प्रायर टू द इशू आफ्टर लिस्टिंग द शेयर प्राइस ऑफ एबीसी प्लग टू ₹90। यहाँ तक तो ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट डिसाइड टू बाय शेयर्स इन द मार्केट, हाउ मेनी शेयर्स कैन परचेज बाय द स्टेबलाइजिंग एजेंट टू अरेस्ट द रिडक्शन इन द शेयर प्राइस। तो ये 15% होगा, ये 15 लाख का 15%, तो इतना नंबर ऑफ शेयर्स वो ग्रीन सू ऑप्शन से उसको एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। एंकर इन्वेस्टर का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं। एंकर इन्वेस्टर्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होना चाहिए और उसका 1/3 उसके वो लोग के लिए रखते हैं रिजर्व करके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए। एन एंकर इन्वेस्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन ऑफ अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ इन द पब्लिक इशू। ये अमाउंट याद रखना, 1 नंबर का होता है, क्योंकि ये जो सेट सी है इसमें क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, 60 क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैरी करता है और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो इसमें क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स वाला कम सही हम लोग करते हैं तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पास होने के लिए। कंपैरेटिवली सेट ए और बी से इसका जो क्राइटेरिया है पास होने का टफ हो जाता है। जितना मैं एनालाइज कर पाई हूँ सेट डी और सी पास होने में टफ लगा मेरे को ए और बी से। ए और बी में 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क का ईच है, 50 क्वेश्चन में 25 सही होना चाहिए, पास हो जाओगे। लेकिन अगर इधर क्वेश्चन नंबर 80 है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन सही नहीं होता है मान लो, तो 1 नंबर का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सही करना होगा, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, तो रिस्क है पास करना। क्योंकि मेरा पहला बार में 49 आया था, तो मैं ये कैलकुलेट करके बैठी हूँ। ठीक है। तो ये एंकर इन्वेस्टर का ये देख लेना कि ये 10 करोड़ होना चाहिए मिनिमम याद रखना, मैक्सिमम लिमिट नहीं है वो। और ये इसका एंकर इन्वेस्टर का 1/3 ऑफ द पोर्शन शैल बी रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ तक। और किसी को और भी पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये इतना में पास हो जाओगे उतना मैं बता रही हूँ। ये देखो इफ ये 2 वर्किंग डेज का क्वेश्चन था। इफ द डिस्कवर्ड प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेबल द प्रोमोटर कैन मेक अ काउंटर ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज। ये 2 वर्किंग डेज का रहता है। क्या पूछता है ये लोग, अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखो ये आ गया, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। एंकर इन्वेस्टर का कितना रिजर्व करना है, 1/3। तो यहाँ पे वहाँ पे वो वाला भी दे सकता है, 50%, 75%, 33.33%, 100%, 33.33 मार्क के आना। ठीक है। फिर एंकर इन्वेस्टर का मिनिमम ये 10 करोड़ है। फिर ये बताए थे इन केस ऑफ प्राइस बिड, देखो कितना बुक बिल्डिंग का एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कितना था, 10 वर्किंग डेज। ठीक है। रिजर्व बुक बिल्डिंग को डीलिस्टिंग कहते हैं, ये वाला एग्जाम में था क्वेश्चन। रिवर्स बुक बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। ठीक, 1 नंबर। ग्रीन सू ऑप्शन, ये दोनों प्राइस स्टेबिलाईजेशन मैकेनिज्म है और ओवर अलॉटमेंट ऑफ ऑप्शन है। स्पैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक चेक, ये था ब्लैंक चेक कंपनीज बिकॉज द इन्वेस्टर आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्विजिशन टारगेट। जो इन्वेस्टर होता है उसको एक्विजिशन टारगेट क्या है वो नहीं पता होता, ये लाइन याद रख लेना। और देखो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है वहाँ पे, ये नहीं था लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा रहता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 3 इनकरेक्ट देगा, 1 करेक्ट देगा, तो इसमें करेक्ट ढूंढना है हम लोग को। तो करेक्ट ये है, द स्पॉन्सर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एन एक्विजिशन टारगेट विद इन 2 ईयर एंड बाय इट अप। ठीक है, चलो ये चैप्टर 3 हो गया।